Good morning, everyone, and welcome to online study system of CR International School. How are you, dear student? आपको कल एक टॉपिक पढ़ाया था मैंने। वो टॉपिक था आपका कि इंडिया के अंदर फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस में लाया जाता है। आज हम जो डिस्कस करेंगे उसका नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। हमने कल सिर्फ एक चीज़ को डिस्कस किया था, दैट वाज लिंग्विस्टिक स्टेट, कि किस तरह से इंडिया के अंदर लैंग्वेज के आधार पर हमारे स्टेट्स बने हैं। लगभग हम जैसे अगर एग्जांपल देखते हैं तो जितने भी हमारे स्टेट्स हैं वो सारे ही लैंग्वेज के आधार पर बनाए हुए हैं। आज उसका सेकंड पॉइंट जो मैंने बताया था कल आपको, 3 पॉइंट हमने डिस्कस करने हैं इसके अंदर। सेकंड आपका लैंग्वेज पॉलिसी जो इंडिया के अंदर अडॉप्ट की गई है, और दूसरा आपका सेंट्रल स्टेट रिलेशन, किस तरह से हमारे पास पावर को शेयर किया गया है ताकि फेडरलिज्म को प्रैक्टिस में लाया जा सके। ठीक है, तो लिंग्विस्टिक स्टेट्स के बारे में आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। आई होप कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स का मतलब हो गया हो कि लैंग्वेज के आधार पर जितने भी स्टेट्स बने हुए हैं, राइट। और धीरे 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 करके हमने ये जो स्टेट, जब हमने आज़ादी ली थी तो 14 स्टेट्स थे, और अभी हमारे पास ये 28 स्टेट हो गए हैं। तो ये धीरे धीरे करके हमें डेवलप किया है। पहले ये देखा जाता था कि अगर इस तरह हम लोग स्टेट्स को रिकॉग्नाइज करते रहेंगे तो हमारे डिसइंटीग्रेशन होगा, हमारी कंट्री का डिसइंटीग्रेशन हो सकता है आपका। लोग अलग से कंट्री के डिमांड कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि आपका इसे डिसइंटीग्रेशन होने की बजाय लोगों को हमारी जो यूनिटरी गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसमें और ज़्यादा विश्वास हुआ है। अब लोग बेटर तरीके से अपनी गवर्नमेंट को चला सकते हैं। नेक्स्ट हम जो डिस्कस करने वाले लैंग्वेज पॉलिसी। दूसरा हमारे पास, आप सबको पता है, इंडिया के अंदर हर स्टेट की अपनी एक लैंग्वेज है। हर स्टेट अपनी लैंग्वेज को बोलता है। तो इंडिया के अंदर कौन सी लैंग्वेज पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया है? अब इतनी सारी लैंग्वेज होने के बाद किसी एक लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना देना, जैसा आपने श्रीलंका के एग्जाम्पल में देखा था कि श्रीलंका के जो सिन्हाला थे, सिन्हाला स्पीकर, तो उन्होंने सिर्फ एक ही लैंग्वेज की प्रमोशन पे ध्यान दिया था, एंड दैट क्रिएट्स प्रॉब्लम फॉर देम, और उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम उनके सामने आ गई थी। हम इंडिया के बारे में अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर तो बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। तो क्या इंडिया ने अपनी लैंग्वेज पॉलिसी को अपनाया फेडरलिज्म को प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि लोगों को लोगों को प्रॉब्लम भी ना हो और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाए। देखिए क्या पॉलिसी अपनाई हमने। सबसे पहले वी डिडंट हैव एनी नेशनल लैंग्वेज। तो लैंग्वेज पॉलिसी की अगर हम बात करें, सबसे पहले इंडिया की कोई भी आपकी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। जैसे हर एक कंट्री की अपनी नेशनल लैंग्वेज हो सकती है, बट इंडिया की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है जिसको हम लोग कह सकते हैं भाई इंडिया की नेशनल लैंग्वेज है। हिंदी हमारी कह सकते हैं आपका लैंग्वेज है, इंग्लिश हमारी लैंग्वेज है, ऐसे हमारे पास और भी दूसरी लैंग्वेजेस हैं। तो इंडिया के अंदर किसी भी भाषा को एज अ नेशनल लैंग्वेज के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया गया है। कोई कॉन्स्टिट्यूशन जो मेकर थे उनको पता था अगर किसी एक लैंग्वेज की प्रमोशन पे अगर हम जाते हैं तो बाकी लैंग्वेज जो बोलने वाले लोग हैं उनकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है, या फिर वो अलग से स्टेट्स की डिमांड भी कर सकते हैं और उनके जो राइट्स वो अंडरमाइन हो सकते हैं। इसलिए हमने किसी भी तरह से किसी भी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बनाया हुआ। दैट इज योर फर्स्ट वन। सेकेंड वन, हिंदी वॉज आइडेंटिफाइड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। और हिंदी को जब हमने ये सिस्टम को स्टार्ट किया तो हिंदी को एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया। ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब नेशनल लैंग्वेज नहीं है, तो दोनों में कन्फ्यूज मत होना। ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब हमारे पास हो गया कि उसको ऑफिस में वर्क करने के लिए जितने भी लैंग्वेजेस हैं उनमें हिंदी को क्योंकि हिंदी जो हमारे पास इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा बोली जाती है, दैट इज़ 42% जो पीपल है वो हमारे इंडिया के हिंदी बोलते हैं। बाकी के जो 58% है हमारे पास है, बाकी सभी लैंग्वेजेस को बोलते हैं, राइट। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हिंदी को हमारे पास ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया कि ऑफिशियल वर्क जितना भी होगा वो हिंदी के अंदर होगा। प्रमोशन किया गया हिंदी का, जितनी भी हमारे पास ऑफिशियल वर्क होगा वो किस में होगा, आपका आपका हिंदी लैंग्वेज के अंदर होगा, ठीक है। लेकिन सिर्फ हिंदी को के साथ साथ हमारे यहाँ पे 21 अदर लैंग्वेजेस भी एक्सेप्ट की गई हैं जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल के अंदर हैं हमारे पास। उसमें क्या किया गया, 21 लैंग्वेज को क्या किया गया, आपका रिकॉग्नाइज किया गया है एज अ शेड्यूल्ड लैंग्वेज। अब शेड्यूल्ड लैंग्वेज का मतलब हमारे पास अगेन वही, हमारे पास इनको मान लीजिए कि इनका वर्क इनके अंदर भी हमारे पास होता था। शेड्यूल्ड लैंग्वेज का मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर कोई भी एग्जाम होता है तो आप हिंदी के साथ साथ ये अलग से जो 21 लैंग्वेजेस जो एक्सेप्ट की गई हैं उनको आप उनके अंदर भी वो एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। वो आपका चुनना होगा, ऑप्ट करना पड़ेगा, और जो भाषा को आप चुनेंगे द सेम लैंग्वेज विल बी गिवन टू यू टू आंसर। वही आपकी भाषा को दी जाएगी तो आप उसमें आप आंसर कर सकते हैं। इसके साथ साथ क्या किया गया, आप भी शेड्यूल लैंग्वेज के साथ साथ स्टेट्स टू हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेजेस।
अब आपने देखा होगा कि स्टेट्स, हम अलग अलग स्टेट्स में जाते हैं, आप कभी ट्रेन से सफ़र करेंगे तो आपको देखिए पंजाब में आप जाएंगे तो वहाँ पे इंग्लिश भी लिखी हुई होगी रेलवे स्टेशन पे और पंजाबी भी लिखी हुई होती है, प्रोबेबली आपको आजकल हिंदी भी देखने को मिल जाएगी। यानी क्या मतलब आप महाराष्ट्र में जाएंगे देखिए वहाँ पे मराठी भी लिखी हुई होगी और इंग्लिश भी लिखी हुई होगी। इसी तरह सभी स्टेट्स की अपनी लैंग्वेज, जहाँ पे जो 21 लैंग्वेज है उन स्टेट्स में जाएंगे तो उन्होंने अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज भी बनाई हुई है जिनके अंदर वो वर्क करते हैं, राइट। तो ये हर एक स्टेट की भी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज है, ये हमारे इंडिया की लैंग्वेज पॉलिसी के अंदर आता है। इसके साथ साथ जब हमने देखा गया कि जो भी हिंदी के बोलने वाले लोग हैं वो 42%, लेकिन ज़्यादातर लोग जो कंसनट्रेटेड है वो नॉर्थ इंडिया के अंदर कंसनट्रेटेड है। तो साउथ इंडिया के लोगों को प्रॉब्लम होगी, होना स्वाभाविक सी बात है कि वो तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम इस तरह की लैंग्वेजेस बोलते हैं, तो दे डोंट नो हिंदी, तो उनको हिंदी नहीं पता है। तो इसके लिए डिबेट किया गया, आपस में डिस्कस किया गया, डिस्कस करने के बाद डिसाइड किया गया कि भाई हिंदी के साथ साथ तो साउथ इंडियन कंट्री, साउथ इंडियन स्टेट्स हैं हमारे, वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज भी प्रेफर की जाएगी। वहाँ पे जो आपस में कम्युनिकेशन किया जाए तो इंग्लिश को हमारे पास कम्युनिकेटिव लैंग्वेज बना दिया गया। आज हमारा वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इंग्लिश इंडिया के अंदर ही बोली जाती है। नेक्स्ट वन, आज भी हमारे पास हिंदी के लिए प्रमोशन चल रहे हैं, यानी कि हिंदी की लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए, या कह सकते हैं आपका कि मेन लैंग्वेज बनाने के लिए आज भी प्रमोशन चल रहे हैं। अलग अलग तरह के प्रोग्राम करवाए जाते हैं आपके, कवि सम्मेलन करवाए जाते हैं, गीता महोत्सव वगैरह करवाया जाता है। तो वो लैंग्वेजेस के प्रमोशन के लिए भी कह सकते हैं आपका, धर्म के प्रमोशन के लिए भी कह सकते हैं आपका, लेकिन यहाँ पर हिंदी को प्रमोट किया जा रहा है। लेकिन प्रमोशन करते वक्त बड़ा ध्यान रखा गया है कि इससे किसी दूसरी लैंग्वेज बोलने वाले लोगों को हर्ट ना हो। प्रमोशन तो होगा लेकिन उससे किसी दूसरी भाषा बोलने वाले लोगों को प्रॉब्लम ना हो। तो ये इंडिया के अंदर हमारे पास लैंग्वेज पॉलिसी है, दैट इज अडेप्टेड इन इंडिया, इंडिया के अंदर अडेप्टेड की गई, जिससे हम कह सकते हैं हमारे पास इंडिया के अंदर फेडरलिज्म को प्रैक्टिस में लाया गया है। हमारे पास ऑफिशियल लैंग्वेज हमने बनाई गई है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज हमारे पास बनी है, स्टेट्स की अपनी खुद की लैंग्वेजेस बनाई हुई हैं। तो ये हमारे पास कहने का मतलब ये हुआ कि इस डाइवर्सिटीज को अकोमोडेट करने के लिए इंडिया ने इस तरह से अपनी लैंग्वेज पॉलिसी को अडॉप्ट किया है। नेक्स्ट वन हम जब चलते हैं हमारे पास सेंटर स्टेट रिलेशन, इंडिया के अंदर किस तरह से आपस में सेंटर और स्टेट्स के रिलेशंस बनते हैं आपके, ठीक है। इसके लिए पहले थोड़ा समझिए आपका, अगर हम अपनी आज़ादी से बात करते हैं आपका 18 तक, 1947 से 80 तक की बात करते हैं तो हमारे पास वन पार्टी सिस्टम रहता था, ज़्यादातर हमारे पास कांग्रेस ही थी। कांग्रेस हमारे पास किस में रहती थी आपकी, सेंट्रल गवर्नमेंट बनती थी आपकी, और वो अपनी गवर्नमेंट बनाती थी। इससे क्या होता था आपका, सिंपल सी बात है, एक पार्टी अगर अपनी सरकार बनाएगी तो वो जो स्टेट्स की जो पार्टियां थी उनको ज़्यादा पावर नहीं मिलती थी, तो वो उनको अधिक पावर ना देने की वजह से उनकी पावर को अंडरमाइन करती थी आपका। फिर धीरे धीरे सिस्टम चेंज हुआ, हमारी बीजेपी सामने आई 90s के दशक में हमारे पास। उसके साथ साथ कुछ रीजनल पार्टी, रीजनल पार्टी मतलब जो सेंट्रल लेवल, हम पढ़ेंगे इसके बारे में, रीजनल पार्टी क्या होती है आपकी, सेंट्रल पार्टी क्या होती है आपका, सॉरी नेशनल पार्टी क्या होती है आपका, और रीजनल पार्टी क्या होती है। जैसे हम लोग हरियाणा का ही एग्जाम्पल लेते हैं, हरियाणा में जैसे आपका जो नेशनल लेवल की पार्टी वो तो हमारे पास बीजेपी हो गई है, लेकिन अगर हम अपने हरियाणा की बात करते हैं तो जेजेपी हो गया, INLD हो गया हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास रीजनल पार्टियां हैं। ये दूसरी जो सेंटर की पार्टी होती है उससे क्या करती है, आपकी कोलाइजन करती है, जब गवर्नमेंट बनाने के लिए इनका यूज़ किया है। जैसे आप हमारे पास कोलाइजन गवर्नमेंट बनी हुई है हरियाणा के अंदर, बीजेपी का जो हमारा गठबंधन है, कोलाइजन जो किया गया है आपका वो जेजेपी से किया। तो फिर हमारे पास 90s के दशक में यही कंसेप्ट हमारे सामने आया कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, जैसे हमारे पास गवर्नमेंट बनाने के लिए आधे से एक ज़्यादा सीट की रिक्वायरमेंट होती है, तो किसी भी जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पावर में नहीं आती है तो उसे दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से क्या करना पड़ता है, वो सीट अपने अपने शामिल करनी पड़ती है। इसको हम लोग कोलाइजन कहते हैं आपका। इससे बेनिफिट क्या हुआ, धीरे धीरे करके जो सेंटर पार्टी स्टेट पार्टी को वैल्यू नहीं देती थी, अब धीरे धीरे करके वो वैल्यू देना शुरू हो गई, ठीक है। और इस तरह से जो स्टेट पार्टी है उसकी ऑटोनॉमी बढ़ गई, उसकी पावर क्या हुई, धीरे धीरे करके आपकी क्या होगी, आपकी बढ़ती चली गई। तो ये हमारे पास सेम वही पॉइंट्स हैं जो हमने अभी डिस्कस किए हैं। पावर शेयरिंग अरेंजमेंट वर्क्स ऑन हाउ द रूलिंग पार्टी एंड द लीडर्स फॉलो दीज टू अरेंजमेंट। देखो हमारे यहाँ पे हर एक स्टेट की क्या, स्टेट गवर्नमेंट के क्या काम है, सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या काम है, ये हमने ऑलरेडी डिसाइडेड किया हुआ है, बने हुए हैं। अब ये डिपेंड करता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी है या पॉलिटिकल लीडर है वो जो पावर में है, रूलिंग पार्टी जो आपका, वो किस तरह से इसको इस अरेंजमेंट को फॉलो करते हैं। अगर फॉलो करते हैं तो हमारे पास बेटर है, नहीं फॉलो करते तो हमारे पास फेडरलिज्म को नेगलेक्ट कर दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, हमारे पास अगर कोई भी वन पार्टी डोमिनेट करती है, आपकी डोमिनेशन में आती है, तो वो क्या करती है, डेफिनेटली जो फेडरलिज्म में यानी कि पावर शेयरिंग सिस्टम उसको क्या करते हैं, नेगलेक्ट करती है। वो अपने पास पावर ज़्यादा रखती है जबकि दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को पावर इतनी ज़्यादा नहीं देती।
मनमाने ढंग से भी काम करने की पॉसिबिलिटीज यहाँ पे ज़्यादा बन जाती हैं हमारे पास। नेक्स्ट, द पार्टी एट सेंटर अंडरमाइन द स्टेट पार्टी। अगेन सिंपल सी बात है, जब एक पॉलिटिकल पार्टी जो होगी इसके पास पूर्ण बहुमत है, उसको दूसरी किसी पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत नहीं है, वो अपनी गवर्नमेंट बना रही है, तो वो स्टेट पार्टी जो होती है हमारे पास, या रीजनल पार्टियां जो होती हैं आपकी, उनको इतनी ज़्यादा पावर नहीं देती, उनके लिए ग्रांट्स नहीं देती हैं, और दूसरे जो बेनिफिट्स होते हैं उनको प्रोवाइड नहीं करवाए जाते हैं। रीज़न, क्योंकि उनको उनकी जरूरत नहीं है आपका, तो उसको नेगलेक्ट कर देती है, जो स्टेट पार्टी उसको नेगलेक्ट कर देती है, इसमें ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है आपका। देन रीजनल पार्टी की मीन पावर, अब धीरे धीरे करके रीजनल पार्टियां पावर में आने से हुई, लोगों ने बीजेपी या कांग्रेस को वोट ना देकर अपने वहाँ की जो लोकल पार्टी है उनको वोट देना क्या कर दिया, शुरू कर दिया, और इससे क्या बनना स्टार्ट हुआ, कोलाइजन। जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हमारे, अभी अभी मैंने बोला, जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी जब पावर में नहीं आती उसको दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की सीटें लेनी होती है, तो कोलाइजन की गवर्नमेंट बनना शुरू। इससे क्या हुआ कि कोलाइजन गवर्नमेंट बनने से जो सेंटर की पार्टी थी उसकी पावर रिड्यूस हो गई, और स्टेट पार्टी उसके पास कुछ पावर आ गया। अब वो उसने कोई भी बिल पास करना था तो उसको इस जो रीजनल पार्टी से कोलाइजन किया उसकी सहमति का होना भी जरूरी था। तो इससे क्या हुआ, जो पावर शेयरिंग है वो बहुत ज़्यादा क्या करने लगी, प्रैक्टिस में आने लगी। अब इससे क्या हुआ कि नए कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग की एक नई टेक्निक कह सकते हैं आपका, या नया युग शुरू हो गया। इससे क्या हुआ, चेक्स ऑन द पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। इससे क्या हुआ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल रूलिंग पार्टी थी उसकी पावर पे चेक, एक तरह से आपका रोक लग गई, एंड जो स्टेट पार्टी है उसकी ऑटोनॉमी में थोड़ा सा क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो ये हमारे पास हुआ सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप बिटवीन द political parties, and this is all about the फेडरलिज्म। ये हमारे पास क्या, आपका फेडरलिज्म कैसे इंडिया के अंदर प्रैक्टिस में लाया जाता है। तो आपको उसमें 3 पॉइंट डेफिनेटली डिस्कस करने हैं आपका, किस तरह की लिंग्विस्टिक स्टेट्स जो हमारे पास बने हैं वो कैसे बनाए गए हैं। दूसरा, लैंग्वेज पॉलिसी को कैसे अडॉप्ट किया गया है, क्या हमारे पास लैंग्वेज पॉलिसी, कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन बनकर आता है आपका, व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज पॉलिसी इंडिया हैज अडॉप्टेड, किस तरह की लैंग्वेज पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया है। व्हाट आर द सेंटर एंड स्टेट रिलेशनशिप फाउंड इन इंडिया, किस तरह के सेंटर स्टेट रिलेशंस इंडिया के अंदर पाए जाते हैं यहाँ पे। ये दोनों ही क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। पूरा क्वेश्चन हमारे पास बन जाता है 5 नंबर का, कि इंडिया के अंदर फेडरलिज्म किस तरह से प्रैक्टिस में लाया जाता है, एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन था आपका, हाउ फेडरलिज्म प्रैक्टिस इन इंडिया। अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे डेफिनेटली गूगल क्लासरूम में कमेंट कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, यू विल गेट योर आंसर। That's all for the day. See you next time. Bye. See you.